हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। आज है ट्यूसडे, डेट है आज की 3 नवंबर 2020। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे नोट्स के बेसिस पे। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, आज हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता दूँ। सबसे पहले जो एजुकेशन का लेवल है इंडिया में, उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उससे क्या इम्पेक्ट पड़ा, इसके बाद उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, एज वेल एज वी विल सी दैट जो इंडिया में मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई है बच्चों को, स्कूल चिल्ड्रन को कुक्ड फूड प्रोवाइड करने के लिए, उसमें क्या अभी लैक्यून है, क्या कमियां हैं जिसको आगे ठीक किया जा सकता है, ये हम एडिटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, सबसे पहले जो एससी स्टेज ईसी ऑर्डर रिवोकिंग स्टार कैंपेनर स्टेटस ऑफ नाथ। अब यहाँ पे इशू क्या है, जो कमलनाथ जी हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हैं, उन्होंने कोई रिमार्क दिया जो कि एक एक्स एमएलए के ऊपर है। तो इसके बेसिस पे ईसी रिवोक्ड हिज नेम ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम द बीजेपी दैट मिस्टर नाथ डेरोगेटली रेफर्ड टू इस कैंडिडेट इमरती देवी एज एन आइटम। तो उन्होंने ये सब बोला, तो इसके बेसिस पे उनको स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया गया। अब अपने लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है स्टार कैंपेनर क्या होता है एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो ऐसी गाइडलाइन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इशू करता है। तो जिससे कि वो स्पीच जो दें वो थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। देन पोलिंग बूथ्स, पोलिंग डे कंडक्ट उनका कैसा होना चाहिए, इलेक्शन मैनिफेस्टोज, प्रोसेशंस एंड कंडक्ट इन जनरल। तो ये होता है जो वो होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आफ्टर दिस, इसके बाद जो स्टार कैंपेनर्स हैं, अब इसमें जो ये आपका यूपीएससी एग्ज़ाम का टॉपिक इसमें कवर हो रहा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हु आर स्टार कैंपेनर्स। स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जो पार्टीज़ नॉमिनेट करती हैं अपने कैंपेन करने के लिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, बिकॉज वो जो पर्सन है उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं उससे ज़्यादा होती है, जिससे कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब यहाँ पे कोई स्पेशल डेफिनेशन तो नहीं है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। इससे जो बेनिफिट क्या होता है पार्टीज़ को, बिकॉज जो एक्सपेंडिचर, ये जो स्टार कैंपेनर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो एग्जाम फ्रॉम बीइंग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैंडिडेट। लेट्स से कमलनाथ जी अगर किसी एमएलए के यहाँ पे एमएलए की सीट के लिए स्टार कैंपेनिंग करने गए, तो उनके कैंपेन में जो खर्च होगा वो पैसे उस एमएलए जो उस सीट पे फाइट कर रहा है उसके एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होगा। तो इससे पार्टी को एक ये फ़ायदा हो जाता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं। अब रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ने उसका नॉर्म जो है वो रिवाइज़ किया है पोलिंग, बिकॉज पेंडेमिक के बेसिस पे उसको रिवाइज़ किया गया है। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर हैं, पहले 40 होते थे, अब उनको 30 कर दिया गया है रिकॉग्नाइज पार्टी के लिए। अब रिकॉग्नाइज पार्टी दो तरह की होती है, एक होती है स्टेट पार्टी और एक होती है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी जो है वो तब होती है जब उसके 2 या 3 स्टेट्स में जो है 4% से ज़्यादा वोट हों, या फिर उसके पास 2 लोकसभा सीट हों, तब वो माना जाता है कि वो एक नेशनल पार्टी है। फॉर अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टी द नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 to 15। अब कोई भी जो अनरिकॉग्नाइज पार्टी है जिसको एज अ रिकॉग्निशन नहीं मिला है, स्टेट पार्टी या सेंट्रल पार्टी, तो उस नेशनल पार्टी उसको जो है 20 से 15 कर दिया गया है, वो 15 अपने स्टार कैंपेनर्स रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे इशू था। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडियन गवर्नमेंट को, जो सपोर्ट करते हैं कोर्ट में, इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं कोर्ट में। अब यहाँ पे इशू क्या है, अटॉर्नी जनरल कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट
जगन जो जगन मोहन रेड्डी हैं वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट केस प्रमलगेट किया गया था, किसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनके अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट केस स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो अब इशू क्या है, जगन मोहन रेड्डी जी ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने ये रिमार्क दिया कि जो वाई बी रमन्ना एक जज हैं जो पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो आंध्र प्रदेश में अपने अपने उन लोगों को वहाँ पे जज बनाया है या उस तरह के वो ऑर्डर दे रहे हैं जिससे जो बायस जगन मोहन रेड्डी को उससे लॉस हो रहा है, उनकी पार्टी का लॉस हो रहा है। तो इसके बेसिस पे ये लेटर उन्होंने पब्लिक कर दिया था, जिससे कि आगे कोई पर्सन जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने जो है वो पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि जगन मोहन रेड्डी के अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होना चाहिए, बट जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इससे डिक्लाइन कर दिया, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये जो केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट के प्रोरोगेटिव में है, और तो ये डिसीज़न जो है वो अटॉर्नी जनरल नहीं ले सकते। दिस डिसीजन शुड हैज़ टू बी टेकन बाय चीफ जस्टिस इटसेल्फ। तो ये इशू है। अब ये तो इशू जो था वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये तो आज आया कल चला जाएगा, बट यहाँ पे अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ अटॉर्नी जनरल एज वेल एज व्हाट इज़ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, दीज टू थिंग्स वी हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। इसको आप GS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जुडिशरी से रिलेट कर सकते हैं। अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक एक्ट के बेसिस पे जो कि 1971 में स्टार्ट हुआ, रेफर्स टू ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू द डिग्निटी और द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। मतलब कि कोर्ट की जो है इन्होंने डिग्निटी या डिसरेस्पेक्ट की है, मतलब उसकी जो अवमानना है उसका केस चलेगा। तो जो एक्ट डिवाइड है वो कंटेम्प्ट को एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट में डिवाइड करता है। अब जो सिविल कंटेम्प्ट है वो बिलफुल मतलब जानबूझ के कोर्ट के कोई जजमेंट या ऑर्डर या डायरेक्शन या रिट उनका जानबूझ के डिसओबीडियंस कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, या बिलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकन गिवन टू द कोर्ट, या फिर कोई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसको माना नहीं जा रहा है। देन क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इट इज़ एनी पब्लिकेशन विच में रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, मतलब कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको कोई पब्लिकेशन के द्वारा लोअर करके दिखा रहा है जिससे कि जनता पे कोर्ट का विश्वास कम हो जाए, ऐसा करके अगर दिखा रहे हैं तो ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आता है। लेकिन जो इनोसेंट पब्लिकेशन है, जैसे न्यूज़पेपर में आप रिपोर्ट देखते हो कि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, उसका एनालिसिस किया जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट कमिंग इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है 1971 वो पावर डिसाइड करता है कि कोर्ट पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। अब 2006 में इसको अमेंड किया गया, और डिफेंस ऑफ ट्रूथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन, मतलब डिफेंस ऑफ ट्रूथ मतलब किसी पर्सन को अपने आप को डिफेंड करने का जो है वो पावर इसमें दिया गया है, जिससे कि पर्सन अपने आप को डिफेंड कर सकता है। पनिशमेंट जो है इसमें वो 6 मंथ या फिर 2000 रुपीज़ या फिर बोथ है। अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो हाई कोर्ट है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट का जो कोई ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकता है। अब यहाँ पे क्या नीड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पर्पस ये है कि मैजेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ द, जो सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो भव्यता है उसको बचा के रखना है। कंटेम्प्ट पावर जो है जजेस को उनकी ड्यूटीज़ को अच्छे से करने में हेल्प करता है कि कोई भी उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है। आर्टिकल 142(2) जो है सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई भी
पर्सन को, और 215 जो है वो हाई कोर्ट को ये पावर देता है। अब यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिकॉज हर एक चीज़ को आपको प्रॉस एंड कॉन्स लेके चलना होता है। कोई भी चीज़ जो होती है उसके जो प्लस पॉइंट हैं और उसके जो माइनस पॉइंट हैं, उससे जो बेनिफिट हैं, उससे जो लॉस हैं, उसकी जो फ़ायदे हैं या उसकी जो कमियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपना बैलेंस व्यू पॉइंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे कंटेम्प्ट कोर्ट से लॉ से इशू क्या है, जो आर्टिकल 19(1)(a) है कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। बट जो कंटेम्प्ट लॉ है, इससे उस स्पीच को, फ्री स्पीच को कर्ब किया जा रहा है। तो अब जो ये लॉ है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, जो कि जुडिशरी जो है आर्बिट्री यूज़ कर सकती है किसी भी पर्सन के व्यूज़ को सप्रेस करने के लिए। और जो नेक्स्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, और इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि डेली के बेसिस पे आपके जितने भी टॉपिक न्यूज़पेपर में कवर हो रहे हैं, वो बिना आपको परेशान हुए पूरे नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये नोट्स का जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका बेनिफिट ये है कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी टॉपिक कवर हैं उस टॉपिक को आप वीडियो देखते हुए ही यहाँ से रीड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के बाद आप बाद में वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये चीफ लीगल एडवाइज़र जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं। अब ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो है इनकी अपॉइंटमेंट की ये क्वालिफ़िकेशन है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट करने की जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। प्रेसिडेंट के प्लेजर तक इनको जो है अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद कोई भी टाइम इनको रिमूव किया जा सकता है। कन्वेंशनली जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, और कोई भी उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती है, और ये पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं है। अब प्रीलिम्स के लिए आपके क्या पॉइंट हो सकते हैं, कैन नॉट बी डिफेंड एन एक्यूज्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग और एक्सेप्ट डायरेक्टरशिप ऑफ एनी कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो अटॉर्नी जनरल है वो किसी भी पर्सन को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डिफेंड नहीं कर सकते, मतलब वो खुद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के। और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके पास 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और उनको री एलिजिबल के लिए एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब यहाँ पे ड्यूटीज़ जो हैं वो अटॉर्नी जनरल की टू गिव एडवाइस। नेक्स्ट जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ नॉट हेयर, आगे उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, देन फार्म फायर्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू पॉल्यूशन। जो स्टबल बर्निंग है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, फार्मर्स क्या करते हैं, जो उनका पैडी का जो खेत होता है उसमें जो है रीपिंग करने के बाद, फसल को काटने के बाद उसमें जो स्टबल बचता है, उस स्टबल में उनके पास सबसे आसान उपाय ये होता है कि वो उसमें आग लगा दें। तो जब वो स्टबल में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे कल के रिस्पेक्ट में आज देखा जाए तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है, बिकॉज़ अभी जो है वो दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो पुअर कैटेगरी में है। येस्टरडे इट वाज इन द वेरी प्योर कैटेगरी। तो ये जो है विंड स्पीड में इंक्रीज़ की वजह से पॉल्यूशन का लेवल है वो थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ पे अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़ जो ऐसी जिसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट, सैटेलाइट टू कंडक्ट ड्रग कल्टीवेशन इन उड़ीसा। जो उड़ीसा है वो वहाँ पे जो उड़ीसा का
कैनबिस कल्टीवेशन है, इलिसिट कैनबिस कल्टीवेशन मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो कैनबिस कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, वो उड़ीसा के जो रिमोट एरियाज़ में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ये हो रहा है। तो उड़ीसा जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की हेल्प करेंगे रिमोट सेंसिंग और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से, जिससे कि उस खेत का पता लगाया जा सके जहाँ पे जो है कैनबिस का कल्टीवेशन किया जा रहा है। और उड़ीसा जो है वो वन ऑफ द लीडिंग कैनबिस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो कि थ्रू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उन्होंने अपनी रेड भी डाली, लेकिन फिर भी जो कल्टीवेशन एरिया है उसको ट्रेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अब इंक्रीजिंग जो यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस हैं उसकी हेल्प से रिमोट एरियाज़ में भी विदाउट गोइंग देयर दे कैन ट्रैक एंड मूवमेंट एज वेल एज जहाँ पे वो प्लेस है जहाँ पे वो लोग कैनबिस का कल्टीवेशन कर रहे हैं फार्मर्स, उनको ट्रैक किया जा सकता है। अब जो कैनबिस है वो वाइडली ग्रोन होती है एक फॉरेस्टेड रीजन, मलकानगिरी, संबलपुर, देवगढ़, कंधमाल, बौद्ध, रायगढ़, गजपति और नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जो है वो 50,000 किलोग्राम जो गांजा है वो पास्ट 5 ईयर में सीज़ किया गया है, और 4 करोड़ जो प्लांट हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो है वो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट यहाँ पे समन बाय एनसीबी दीपिकाज मैनेजर कृष्णा अनट्रेसेबल। तो यहाँ पे अपने लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये कृष्णा दीपिका का मैनेजर है या दीपिका कौन है। फॉर अस इम्पॉर्टेंट इज़ दैट एनसीबी, व्हाट इज़ द प्रोरोगेटिव ऑफ एनसीबी, अंडर विच लॉ इट वर्क्स, ये अपने लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो एनसीबी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे जो आप नोट्स देख रहे हैं ये आज के लिए नोट्स हैं, ये सारी जो टॉपिक हैं वो आज के न्यूज़पेपर में कवर किए गए हैं, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज। सो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी है वो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के अंडर आता है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1986 में, अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोप्रेटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर। ये जो है एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री। सो द नेशनल पॉलिसी एंड नारकोटिक ड्रग एंड साइकोप्रेटिक सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, जहाँ पे स्टेट को ऐसे वर्क करना है जिससे कि प्रोहिबिशन हो सके जो कंजम्पशन हो रहा है मेडिसिनल पर्पसेस को छोड़ के, जो भी नारकोटिक सब्सटेंस हैं उनका। अब यहाँ पे नारकोटिक्स जो है इसमें पेनल्टी लगाता है, जो ये एक्ट है ड्राइव फ्रॉम यूज्ड ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एक्ट मेड एन express provision in constituting a central authority for the purpose of exercising power and function of central government under this act। ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरे जो नोट्स हैं वो फ्री जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने लिए कोई भी जो ऐसी न्यूज़ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो नहीं है। देन बैक टू स्कूल। अब यहाँ पे एडिटोरियल्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज हम। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो स्कूल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो आर्टिकल है वो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के ऊपर जो है ये आर्बिट्री इम्प्लीमेंट कर रही है। देन ये सीरो सर्वेस के बारे में है। द नेक्स्ट वन एंड ऑफ द टनल मींस जो जीएसटी कलेक्शन है वो उतना अच्छा तो है, बट उसके बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता कि इकोनॉमी में रिवाइवल हो रहा है। दिस सेड बाय दिस आर्टिकल। देन नेक्स्ट वन इज़ रीइंफोर्सिंग आरबीआई अकाउंटेबिलिटी। ये जो आर्टिकल है वो जो आरबीआई की इन्फ्लेशन की जो पॉलिसी है, इन्फ्लेशन को वो जो 4+2 - 2 के ब्रैकेट में रखते हैं उसके बेसिस पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में है। देन ये जो मिड डे मील स्कीम है उस स्कीम में क्या लेकआउट हैं, क्या लेकिंग्स हैं, उनके बारे में बात की गई है।
एंड ये आर्टिकल जो है थोड़ा इसमें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप 50 वर्ड्स में मुझे बता दीजिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कैरिकेचर। ये जो कैरिकेचर है इसमें नीतीश कुमार जी एंड मोदी जी हैं और ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये इसका मीनिंग क्या है, ये आप 20 से 25 वर्ड्स में आप कमेंट में लिख के बताइए। अब जो सबसे पहला आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसकी वजह से बहुत सारे जो स्कूल हैं उनको रीओपन नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, उन्होंने अलाउ कर दिया है स्कूल कैंपस में आने के लिए विद्यार्थियों को नवंबर 2 से। अब जो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं दीपावली का कि जिससे कि क्लासेस रिज्यूम हो सकें और वॉलेंट्री बेसिस पे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल आ सकें सेंटर की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंटेनमेंट जोन के आउटसाइड हर एक चीज़ को ओपन करने की परमिशन दी है, जैसे कि शॉप है, रेस्टोरेंट है, बसेस हैं और ट्रेन है, स्ट्रीम है, इन सब को ओपन करने की परमिशन दे दी है। इतना तक कर दिया है जो सिनेमा घर हैं उनको भी हाफ कैपेसिटी पे ओपन कर दिया गया है। तो इंडिया में जो पीक इन्फेक्शन है वो आ चुका है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। साथ ही साथ में जो ट्रांसमिशन है वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो इसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो अब थोड़ी लैक्सिटी शो कर रहे हैं, जिससे कि उनको ये लैक्सिटी शो नहीं करना चाहिए। दे हैव टू वियर फेस मास्क एज वेल एज यूज सैनिटाइजर एंड सो वेयर एवर दे गो, एंड प्रॉपर हाइजीन उनको मेंटेन करनी चाहिए। अब यहाँ पे ग्लोबली बात की गई है। ग्लोबली जो रीओपनिंग ऑफ स्कूल है उससे मिक्स रिएक्शन आए हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो लर्निंग को थोड़ा पीछे रखा है, उनकी हेल्थ को आगे रखा है स्टूडेंट की, तो स्कूल को उन्होंने बंद रखा है, जिससे कि और अभी तो यूरोप में 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लॉकडाउन को फिर से इम्पोज कर दिया गया है। तो इसके बाद जो फर्स्ट वेव ऑफ केसेस आए थे उसके बाद फिर से लॉकडाउन इम्पोज किया गया, बिकॉज सेकेंड वेव ऑफ केसेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगस्त में डाटा पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 5% से कम ही इन्फेक्शन जो हैं 27 यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहे हैं। अब जो टीचर्स की यूनियन है ब्रिटेन में वो ऐसा डिमांड कर रही हैं कि लिमिटेड क्लासेस जो हैं वो ओपन की जानी चाहिए। डिसएडवांटेज जो चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में बुलाने के लिए। अब जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो बहुत सारे यूएस के बहुत सारे स्टेट्स में क्लोज़ हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको रीओपन किया गया है। फ्रांस जो है वो स्मॉल चिल्ड्रन टू वियर मास्क अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन। तो अब ये जो है वो कंसेंसस, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि अगर एक बार उसको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया तो री इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बाद जो है लोगों को बहुत ज़्यादा ही अवेयर लेने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जो है एंड ऑफ द टनल, इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो जीएसटी रेवेन्यू है, अभी जो कल जीएसटी का फिगर आया उसमें 1,05,000 करोड़ रुपीस जीएसटी कलेक्ट हुआ अक्टूबर मंथ में। जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जैसे सपोज़ एक पर्सन जो है वो मध्य प्रदेश में रहता है और वो महाराष्ट्र से कोई चीज़ परचेस कर रहा है, तो जो टैक्स मिलेगा वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। जो एसजीएसटी का पोर्शन है, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा, और जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। जो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की जो रूल हैं उनके बेसिस पे स्टेट्स के साथ डिवाइड कर लेगी उस टैक्स को। तो ये जीएसटी है। अब जो जीएसटी है वो फरवरी के बाद से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू अभी अक्टूबर में जनरेट हुआ है, जिससे कि ईयर ऑन ईयर जीएसटी में 10.25% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से जीएसटी का जो फिगर था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कम हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जीएसटी का फिगर अगर बढ़ा है तो इससे ये पता चल रहा है कि इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है, लोग अब जो है स्पेंड कर रहे हैं।
अभी आपने सुना होगा कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो ये बिग बिलियन डे और ये सारी सेल होती हैं, उसमें भी लोगों ने 4 बिलियन यूएस डॉलर रुपीज़ स्पेंड किए हैं, तो जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी में रिवाइवल आने के चांसेस हैं। अब अक्टूबर का जो रेवेन्यू है वो बता रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सितंबर में अगर हुई थी, तो यहाँ पे जो है रेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं, एक्सपोर्ट एंड परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स जो है ये बताता है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं उसमें क्या अपटेक रहा। अगर 50 से ऊपर उसकी वैल्यू होती है तो वो एक्सपेंशन बताता है, मींस जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें आउटपुट बढ़ा है। और अगर 50 से नीचे जो वैल्यूज़ हैं अगर वो रहती हैं तो ये शो करता है कि इंडस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो वो भी अभी जो है सही बता रहा है। अब इसके बाद लास्ट जो क्वार्टर था उसमें 23.9% जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो अब उससे जो है इकोनॉमी जो है वो ऊपर आ रही है। अब जो कुछ साइन जो हैं अक्टूबर में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के आए हैं, जैसे कि जीएसटी रेवेन्यूज़ में अपटेक हुआ है। अगर ये नवंबर में भी जारी रहता है तो इससे ऐसा बोला जा सकता है कि इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो रही है। अब यहाँ पे टॉकिंग अप टू इकोनॉमी इज़ परहैप्स अ नेसेसरी पॉलिसी डिवाइस एट टाइम्स, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे राइटर का कहना है, बट इक्वली क्रिटिकल इज द रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज़, जिससे ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको आगे के लिए। तो ये जो पहला पैरामीटर यहाँ पे राइटर का कहना है वो है अटेंशन इन एम्प्लॉयमेंट, जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जो है हैज़ नॉट रूल्ड आउट मोर स्टिमुलस मेजर्स इन कमिंग मंथ। अगर गवर्नमेंट ने और स्टिमुलस मेजर नहीं लिए कमिंग मंथ में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो है वो आगे आने वाले टाइम में कोविड-19 का सेकेंड वेव भी आ सकता है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये एजुकेशन एंड नेशन एंड द स्टेट, यहाँ पे जो कृष्ण कुमार जी हैं इन्होंने आर्टिकल में बात की है कि जो गवर्नमेंट ने जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, ये पूरी तरह से जो है राइटर का इस आर्टिकल में कहना है कि वो आर्बिट्री तरह से लॉन्च किया जा रहा है। जो फर्स्ट कमीशन था उन्होंने, कोठारी कमीशन जो था, उन्होंने जो पॉलिसी लॉन्च की थी वो एक तरह से स्टेट्स के प्रोरोगेटिव पे छोड़ दिया था कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होके आएंगी। बट यहाँ पे इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हैं, के.एस. कस्तूरीरंगन इसके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो ये पॉलिसी लॉन्च की है, इस पॉलिसी में जो है स्टेट्स को साइडलाइन करके सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो खुद ही फ्रेम की हैं, किसी स्टेट्स के को स्पेसिफिक जो है राय ना लेके। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जैसे नीट का एग्ज़ाम है, तो तमिलनाडु में नीट का एग्ज़ाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बार एग्ज़ाम होता है, तो तमिलनाडु को अपने यहाँ पे 10% जो है रिजर्वेशन देना पड़ा तमिलनाडु की कम्युनिटी को, बिकॉज जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो डिसएडवांटेज हैं, वो नीट को क्रैक नहीं कर पा रहे थे उतने अच्छे से। तो यहाँ पे राइटर ने बताया कि ये एक लैकिंग है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें स्टेट्स को नहीं जो है स्टेट्स की बात को आगे नहीं रखा गया। साथ में राइटर का कहना है कि जैसे एक आप पॉलिसी बनाते हैं तो वो वन साइज़ फिट ऑल नहीं हो सकती, एक तरह के कपड़े हर एक पर्सन को फिट नहीं हो सकते, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है।